हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। मैं हूं आदित्य सिंह, आपका एसेट और आप मेरे बी। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और उसका ये सेकंड पार्ट होगा। इसके पहले वाली पार्ट में हम लोगों ने देखा कि क्या उन से लीडर हमारे देश में जैसे महात्मा गांधी और कैसे कैसे मूवमेंट वगैरह, रॉयल एक्ट वगैरह के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाते हैं और कैसे वो लोग रिवॉल्यूशन लाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड इसका पार्ट है डिफरेंट स्टैंड विद इन द मोमेंट, यानी कि अलग अलग आंदोलन के अंदर ही अलग अलग लोगों की जो मानसिकता बन गई थी, जो लोगों की धाराएं बन गई थी, जो एक नया ही स्ट्रैंड डिफेरिंग स्ट्रैंड, सबकी अलग अलग मतलब निकल गए थे इस मोमेंट को। मोमेंट का बेसिकली मीन था नॉन कॉपरेशन, ठीक है, लेकिन हर जगह पे चूंकि प्रॉब्लम अलग अलग थी इसलिए लोगों की इसके प्रति जागरूकता और धारणाएं भी अलग अलग बन गई। लोग सोचने लगे कि उनके पास जो प्रेजेंट में समस्याएं हैं उनसे मुक्ति, उनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा, यही इस मूवमेंट का मतलब है। और पूरी दुनिया में हमारे देश में सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम थी, तो हर लोगों के पास, ग्रुप समुदायों के पास अलग अलग विचार बन गए थे। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to all call of Swaraj, but the term meant different things to different people. अलग अलग लोगों के लिए मतलब असहयोग जो खिलाफत आंदोलन था वो तो जनवरी में 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में जितने भी सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी। इस आंदोलन को लेके सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया था, मतलब सभी ने स्वराज को मान तो लिया था, एक्सेप्ट तो किया था कि हाँ हम इस आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन उन सब के लिए उनके मायने अलग अलग थे। देखेंगे हम लोग शहरों में आंदोलन का क्या रूपरेखा रही। तो देखिए शहरों में जो आंदोलन थी, अर्बन एरिया में आंदोलन की शुरुआत शहरी के जो मिडिल वर्ग के लोग थे, सेक्शन सोसाइटी के, उनके साथ स्टार्ट हुई। हजारों स्टूडेंट ने लगभग स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। जो हेडमास्टर और टीचर्स थे वो लोग सब लोग रिजाइन दे दिए। जो एडवोकेट थे वो सब कोर्ट में मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में जो चुनाव वगैरह हुआ था उसका भी जो है परिषद चुनाव, उसका भी जो है बहिष्कार किया गया, उसका भी बाइकआउट किया गया। मद्रास में जो गैर ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण नहीं थे उनके द्वारा जो जस्टिस पार्टी बनी थी, उनका मानना था कि भाई काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वो अधिकार मिल सकते हैं। मतलब ये सब जो कुछ भी वो आंदोलन जिस चीज़ के लिए वे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उन्हें काउंसिल में प्रवेश के जरिए उनको मिल सकता है। इसलिए वो केवल वही जो ब्राह्मण थे ना, इसलिए उन लोगों ने इस तरह की चीज़ों का बहिष्कार नहीं किया। तो आर्थिक मोर्चे पर जो असहयोग का असर रहा वो और भी ज़्यादा नाटक के जैसा रहा, मतलब अजीब अजीब व गरीब। आप देखिए कि जो विदेशी सामान थे उनका बहिष्कार किया गया, जो अल्कोहल की दुकानें थी, शराब वगैरह की, उन सबको पिकेंटिंग की गई। पिकेंटिंग एक ऐसा चीज़ होता है, मतलब पिकेंटिंग मीन्स होता है एक ऐसा प्रदर्शन या फिर विरोध जिसका मतलब कि लोग जो है जिसमें दुकान, अपनी फैक्ट्री और अंदर दफ्तर के अंदर जाने का जितने भी रास्ता होता है सबको रोक लेते हैं, तो उसे पिकेंटिंग बोलते हैं। तो ये सारी दुकानों को पिकेंटिंग कर दी गई, सारे रास्ते आने जाने के बंद कर दिए गए। जो विदेशी कपड़े थे, फॉर्जनल क्लोथ, उन ड्रेसेस, उन सब की जो है होली जलाई जाने लगी। 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात जो एक्सपोर्ट था वो लगभग हाफ रह गया, आधा रह गया, और इसकी कीमत भी 102 करोड़ से लेके 57 करोड़ तक रह गई, यानी आधा हो गया सब कुछ। तो बहुत सारे संस्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से भी मना कर दिया। जब आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन फैला चारों तरफ और लोग जो है जो कपड़े आते थे विदेश से उन सबको छोड़ के भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो इस तरह से भारत में भी जो कपड़ा के जो मिल वगैरह थे, जहाँ पर हाथ वगैरह से बनाए जाते थे, उन सबका प्रोडक्शन जो है ग्रोथ करने लगा। कुछ समय बाद ये जो शहरों में है आंदोलन जो है धीमा पड़ने लगा। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि खादी का जो कपड़ा होता था वो भारी पैमाने पे बनने वाले जो कपड़े आते थे विदेशी, उनसे कहीं ज़्यादा महंगा होता था, आज भी महंगा है, आपको पता है।
खादी के कपड़े महंगे मिलते हैं, तो गरीब व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता था, तो वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार बाइकआउट कैसे कर सकते थे। ये मेन प्रॉब्लम थी। ब्रिटिश संस्थानों के लिए बहिष्कार से भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए जो ऑप्शनल इंडियन जो हमारे जो इंस्टीट्यूट थे उनकी स्थापना करना ज़रूरी था, जिससे कि ब्रिटिश के जो संस्थान हैं उनके स्थान पे उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थान जो थे, स्कूल, इनकी स्थापना वगैरह करना बहुत धीमा प्रोसेस था, इतने जल्दी सब कुछ तो नहीं हो जाता ना। तो इसके कारण जो विद्यार्थी थे, जो टीचर्स थे, गवर्नमेंट स्कूलों में लौटने लगे और वकील फिर से अदालतों में दिखाई देने लगे। तो ये था शहरों का रूपरेखा। आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि मान लीजिए आप 1920 ईयर्स में आप हैं, सरकारी स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थियों के स्टूडेंट को जो है असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ने के लिए, उनको अंदर अप्रोच करने के लिए एक ऐसा पोस्टर बनाइए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि गांव में यानी रूरल एरिया में इसका किस तरह से विद्रोह हुआ। रिबेलेशन इन कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में किस तरह से इसका विरोध हुआ। तो देखिए, शहरों से बढ़कर जब यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांव में फैल गया था, तो युद्ध के बाद जो है देश के अलग अलग भागों में किसानों और आदिवासियों के संघर्ष की भी कुछ रिवॉल्यूशन आंदोलन मूवमेंट चल रहे थे, तो वो सब भी इसी असहयोग आंदोलन से, वो सारे जो ग्रुप बने थे किसानों और आदिवासियों के हक की बात कर रहे थे, वो सब इसी में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। अवध की बात करें तो वहाँ पे एक सन्यासी बाबा थे जिनका नाम रामचंद्र था। ये फार्मर का, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले जो है फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे। गिरमिटिया का मतलब होता है कि ऐसे कॉलोनिज्म के जो ऐसे बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी जाना पड़ता था, गयाना जाना पड़ता था, वेस्ट इंडीज़ जाना पड़ता था। तो ऐसे लोग जो उनको, ये कॉलोनियम के रूल वाले जो शासक थे, ये सब जो लोग, जिन लोग लेबरों को उठा के फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ भेज देते थे, तो इन्हीं लोगों को जो है एक गिरमिटिया कहा जाता है। तो इनको एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे चलिए, मतलब से होता नहीं किसी को ले जाना बंधुआ मजदूर की तरह, तो बिल्कुल उसी तरीके से। तो इन्हीं को गिरमिटिया मजदूर का, तो ये जो बाबा रामचंद्र थे ये गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे और अवध में जो है किसानों के नेतृत्व कर रहे थे। तो इनका आंदोलन जो है तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था। तो क्यों खिलाफ था? क्योंकि ये जो जमींदार थे या तालुकदार थे, ये भारी भरकम लगान लेते थे और तरह तरह के वसूली किया करते थे। किसानों को बेगार भरनी पड़ती थी। बेकार का मतलब होता है बिना किसी परिश्रम के काम करवाना, मतलब परिश्रमिक के काम करवाना। आपको मतलब वेतन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, ज़बरदस्ती आपको काम करवाना, तो इस तरह का बेकार, ठीक है। तो किसानों को बिना मतलब का, बिना कुछ लेन देन का ही काम करवाना पड़ता था, करते थे ये लोग, इसके खिलाफ ये थे। तो पट्टेदार के तौर पर उन्होंने पट्टे निश्चित नहीं होते थे, बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था किसानों को, जिससे कि ज़मीन पर इनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान को कम कर दिया जाए, बेगार को ख़त्म किया जाए। बेगार मतलब बिना पैसे का जो उनसे मेहनत करवाया जाता है, इसको बंद किया जाए। और ऐसे ज़मींदार दो जो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, दमनकारी थे, इनका भी सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर ज़मींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित रखने के लिए, कि भाई इन लोगों को अब नाई धोबी का भी सुविधा कुछ नहीं मिलेगा, इन लोग के यहाँ कोई नाई धोबी काम नहीं करेगा, इनके बाल नहीं काटे जाएंगे, इनके कपड़े नहीं साफ किए जाएंगे। इससे वंचित रखने के लिए, इन लोग को सुधारने के लिए इनको वंचित किया गया। तो वंचित करने के लिए पंचायतों ने भी फैसला लिया था। जून की बात करें 1920 में, तो जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का एक दौरा किया था, गाँव वालों से बातचीत की थी और उनके प्रॉब्लम को समझने का प्रयास किया था। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू जो है बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों के साथ नेतृत्व में अवध किसान की सभा का गठन कर लिए थे। महीने भर में इस पूरे इलाके के जो गाँवों की संगठन थी, लगभग 300 से ज़्यादा ब्रांचेस बन चुकी थी। नेक्स्ट ईयर जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस ने अवध के किसानों को संघर्ष में, इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास तो किया था, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे, ऐसे ऐसी डिमांड हो गई थी उन लोगों की, जिनसे कांग्रेस खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला, तो तालुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया।
बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता जो थे, जो किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में भी बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे, मतलब जो कुछ भी वो चाहते थे सब कुछ हाँ सही है, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है ये वो। तो आदिवासी किसानों ने जो है महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। एग्जाम्पल के लिए देखें तो आंध्र प्रदेश की गुड़न पहाड़ियों की बात करें तो 1920 के दशक की शुरुआत में ही एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य जो वन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी अंग्रेजी सरकारों ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी, मतलब इसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाए, रोक लगा दिया था अंग्रेजों ने। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन की लकड़ियों के लिए, मतलब कोई भी लकड़ी नहीं ले जा सकते थे जिससे कि वो जलाया करे आग हो, और ना ही किसी प्रकार का फल वगैरह बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो गए थे। इससे न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि भाई परंपरागत गति से हमारा जो अधिकार है वो अभी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, बेगार मतलब बिना पैसे से काम करवाने के लिए विवश किया, तो लोगों ने जो है बगावत करना शुरू कर दिया। उनका नेतृत्व करने वाले जो अल्लूरी सीताराम राजू, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे। इनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष पावर्स हैं, सुप्रीम पावर हैं। वह सटीक जो है एस्ट्रोलॉजिकल गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को हेल्दी बना सकते हैं तथा उनको गोलियां भी नहीं मार सकती हैं, मतलब जो गन के बंदूक होते हैं उनको गोलियां नहीं मार सकती हैं। तो राजू जी जो थे उनके इस व्यक्तित्व से जो है जो विद्रोही थे उनको विश्वास था कि अरे ये तो ईश्वर का अवतार है। तो राजू महात्मा गांधी की महानता का गुण गाते थे। तो उनका कहना था कि जब वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं, उन्होंने लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। किसने? राजू ने। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल और केवल बल के प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस जो थाने थे उन पर हमले कर दिए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में आपके जो राजू जी हैं इनको जो है फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच में लोक नायक बन चुके थे, हीरो बन चुके थे। 2.3 में देखेंगे हम लोग बागानों में स्वराज। इसके पहले देखिए सोर्स बी में ऊपर एक कॉलम हम लोगों ने भी देखना बाकी है कि 6 जनवरी 1921 को संयुक्त जो प्रांत है आपका रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई थी। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में भी उन्होंने बताया था। उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चिंत लोगों के जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा था। अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए जिसे ईश्वर की कृपा भी से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए, यानी कि इसके महात्मा गांधी के। और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित और मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह जो क्षण था तो बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की और यह सब उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। इसके ऊपर वाले कॉलम में बताया गया है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में भी किसान आंदोलन का नेतृत्व लीडरशिप किया था, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत ही सफल भी रहा। इस संघर्ष का प्रचार जो है व्यापक रूप से हुआ था और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त होती है। ये जो प्रयास किया गया था उसको। तो ठीक है, देखेंगे अब स्वराज इन प्लांटेशन। तो देखिए, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ स्वराज, यानी कि महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानों में अगर बात करें, जो बगीचे थे, वहाँ के मजदूर के लिए आज़ादी का मतलब यह हुआ करता था कि भाई जो मजदूर थे उनको 4 दीवारियों से बाहर आने जाने नहीं दिया जाता था। तो उनको लगता था कि भाई 4 दीवारियों से हम लोग जब चाहे तब आ जा सकेंगे, और इनको बंद करके इसमें रखा गया था। इनके लिए आज़ादी का, स्वराज का मतलब ये था कि गाँवों से वो अपना संपर्क रख पाएंगे।
1859 के अगर हम लोग बात करें 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो बागानों में प्लांटेशन में जो काम करने वाले मजदूर थे, इनको बिना परमिशन के बागान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। और साथ ही साथ इन्हें जो है बहुत ही कभी मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको कहते हैं ना कि अरे आज कौन सा सूरज पश्चिम से उग गया क्या, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाता था, तभी कभी कभी इनको जो है बहुत ही मुश्किल से गाँव में जाने की इजाज़त मिलती थी। जब उन्होंने इस असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर ने अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे और बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। इनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है और इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल ही जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? रेलवे स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उनकी पिटाई हो जाती है। इन स्थानीय आंदोलनों की बात करें अगर, तो अपेक्षाओं और दृष्टियों को जब कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया गया था। उनके लिए जो है यह एक ऐसा युग था, ऐसा समय था जब सारे कष्ट और मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे अखिल भारतीय आंदोलन की भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ गए थे। जब जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे तो या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था बल्कि पूरे देश में शामिल था। तो ये एक कॉलम है एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल ऐसे अन्य लोगों के बारे में भी पता लगाइए जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। क्या ऐसा ही उदाहरण आप इंडो चाइना चैप्टर 2 के राष्ट्रीय आंदोलन में भी बता सकते हैं? तो ये एक फिगर है, फिगर नंबर 5, चौरा चोरी 1922। इसमें गोरखपुर में स्थित चौरा चोरी के बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस था जिसमें पुलिस ने हिंसक टकराव में यह जो है बदल गया पुलिस से जो है। और इस घटना में को सुनते ही महात्मा गांधी ने अपना जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको रोकने का आह्वान किया था। ये देख रहे हैं आप लोग, सब सोए नहीं हैं, इन पर गोलियाँ चली हैं और ये बेचारे सब मारे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा की ओर, टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस है, यानी जो सिविल चल रहा था उस समय हमारे देश में उसका डिसोबीडियंस, उनकी बात न मानना, अवज्ञा करना। तो ऐसे कौन से रूल थे और ऐसी कौन सी बातें थी जिसकी वजह से हम लोग उन कॉलोनियल रूल के खिलाफ की तरफ चले गए? तो इसको हम लोग सविनय अवज्ञा की ओर में स्टार्ट होता है जब महात्मा गांधी ने 1922 फरवरी में अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। इनको लगता था कि आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक रूप से प्रशिक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अपने अलग अलग मतलब के हिसाब से इसको समझ रहे हैं और अलग अलग जगहों पे अलग प्रकार से हिंसा फैल रही है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से एकदम थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव थे उसमें हिस्सा लेना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और सुधारों की वकालत करना यह भी दिखाना महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद जो राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल के रख दी। पहला रीजन यह था कि विश्वव्यापी रूप से जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी उसका जो मंदी था उसका असर था। 1926 से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था उसकी जो वैल्यू थी वह भी बहुत ज़्यादा गिरने लगी। 1930 के बाद यह तो पूरी तरीके से एकदम धराशायी हो गई, बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात भी, एक्सपोर्ट भी कम होने लगा। किसानों को जो है अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा था। 1930 के तक जो है ग्रामीण इलाकों में भारी बहुत ज़्यादा उथल पुथल से लोग गुजरने लगे थे। तो इस पृष्ठ अगर बात करें ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने जो है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग गठन कर दिया गया। इसमें जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए थे। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कराना था और साथ ही साथ उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, पूरे के पूरे कौन थे? ये आपके ब्रिटिश थे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फिगर है। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्म के कारण उन लोगों ने दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय को जो है बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। एक फिगर है, फिगर नंबर 6। इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई है 1931 में। महात्मा गांधी के अलावा इस फिगर में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि सबसे ज़्यादा लेफ्ट में हैं, जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा राइट में हैं, और सुभाष चंद्र बोस जो है लेफ्ट से 5th नंबर पर भी हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत जो है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने जो है इस प्रदर्शनों में पार्टिसिपेट किया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो अभी वर्तमान में संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। साथ ही साथ उदारवादी और जो मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 की बात करें अगर, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि भाई 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ भी लेंगे। इस उत्सव की ओर जो है बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से भी जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। तो 3.1 में आपका नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। सोर्स सी में हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 में, कि हमारा विश्वास है कि हम किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक अहरणीय मतलब इनएलिएनेबल अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी ज़रूरतें पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर भी मिल सके। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से अगर वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार रखती है। भारत में ब्रितानी सरकार यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण भी किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर भी नष्ट कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटिश के साथ या ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त कर लेना चाहिए और पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ओके, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।